नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित और अनिका जब दोनों ही अंजलि मल्होत्रा को देखने के लिए वो अपने कमरे से बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि वहां पर बेसमेंट में पहले से ही अंजलि मल्होत्रा को देखने के लिए वहां पर आयशा मारवा, बड़ी रानी और खुद रेखा मौसी वहां पर और खुद सावित्री, वो तीनों ही खड़े हुए थे। उन्हें देखकर अब रोहित कहता है कि क्या हुआ है, आप तीनों यहाँ सुबह सुबह कैसे? रोहित के इस सवाल पर अब बड़ी रानी कहती है कि हमारा मन नहीं मान रहा था रोहित बेटा, इसलिए हमने सोचा कि हम एक बार बस अंजलि मल्होत्रा को देख लें। बड़ी रानी की बात को सुनकर अब रोहित भी कहता है कि ठीक है, आप पहले थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पहले एक बार अनिका को, अंजलि मामी को एक बार अच्छे से उनका चेकअप करने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इतना कहने के बाद अब रोहित भी वहां से चला जाता है। ये कहते हुए रोहित अब जल्दी से लैब में चला जाता है और फिर वो स्टैचू के बटन को प्रेस कर देता है। ये बटन प्रेस होने से वो पूरी की पूरी लैब अब पूरी तरफ से एक हॉस्पिटल वार्ड में फिर से बदल गया था। ये देखकर अब रोहित अपने मन ही में सोचता है कि इतना एडवांस तो सिर्फ उसकी स्वाति माँ ही सोच सकती है। उसे अब स्वाति मल्होत्रा के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। रोहित जल्दी से अब लैब से बाहर आ जाता है और फिर वो सबको अंदर जाने के लिए फिर से कहता है और फिर अब सभी रोहित और अनिका के साथ अंजलि मामी से मिलने के लिए चले जाते हैं। और फिर वो सभी जब बाहर से ही खड़े हो जाते हैं, कोई भी अब उस वक्त ये नहीं बता सकता था कि ये लैब है या ये एक हॉस्पिटल है। अनिका अंजलि मामी के वार्ड में अंदर चली जाती है और फिर वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर अपने ग्लव्स को अच्छे से पहनकर अब वो अंजलि मामी को एग्जामिन करने लग जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा के कहे अनुसार रोहित और अनिका दोनों ही यहाँ पर अंजलि मामी को देखने के लिए आए थे। लेकिन उससे पहले ही उन्हें यहाँ पर ये तीनों ही बड़ी रानी आयशा मारवा और सावित्री मिल गए थे, तो इसलिए अब रोहित उन्हें कुछ देर तक वहां पर उस लैब में रखता है। अभी तक वो बस उस लैब को देखकर ही बहुत ही हैरान थे, क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ बेसमेंट में सच में कितना बड़ा हॉस्पिटल भी है, क्योंकि उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये लैब है या हॉस्पिटल। उनकी नज़रों में तो वो एक हॉस्पिटल था, जबकि उसके अंदर ही एक वार्ड में अंजलि मल्होत्रा को एडमिट किया हुआ था। अभी तक वो अंजलि मल्होत्रा से नहीं मिले थे, लेकिन वो अभी भी इस हॉस्पिटल को ही देखकर बहुत ही हैरान थे। और फिर अब वो वहां पर अंजलि मामी को अंजलि मामी को ऑब्जर्व करने लगती है कि तभी अनिका को अंजलि मामी की आंखों में कुछ हलचल सी महसूस होती है, क्योंकि जब अनिका उनकी आंखों को, बंद हुई आंखों को, उनकी पलकों को उठाकर चेक करती है तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी आंखों में अब कोई हलचल थी। ये देखकर अब अनिका के फेस पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका को ये एक सिग्नल मिल गया था कि शायद अंजलि मामी को अब होश आ रहा है। इधर उस वार्ड के बाहर अभी भी वो तीनों रोहित मारवा के साथ वहीं पर उस हॉस्पिटल को ही देख रहे थे, और अंदर जब अनिका को महसूस होता है कि उन्हें अब होश आ रहा है तो वो एक बार बाहर आती है और वो रोहित को ये इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर मारवा, मुझे लग रहा है अंजलि मामी को होश आ रहा है। अनिका जैसे ही बाहर आकर सबको ये इन्फॉर्मेशन देती हैं तो वहां पर मौजूद उन तीनों के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो भी बस इसी पल का ही इंतजार कर रहे थे कि कब अंजलि मल्होत्रा को यहाँ पर होश आएगा। रोहित ने जब अनिका के मुंह से ये सुना तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने भेजा था और स्वाति मल्होत्रा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अब तक शायद उन्हें होश आने वाला होगा, इसीलिए ही उसने पहले ही रोहित और अनिका को वहां पर भेज दिया था ताकि अनिका यहाँ पर वार्ड में पहुंचकर सारी ही सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल ले। कुछ ही देर में अब अंजलि मामी धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलती हैं। जब अंजलि मामी अपनी आंखें खोलती हैं तो वो समझने की कोशिश करती हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। थोड़ी ही देर के बाद जब वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोल लेती हैं तो उन्हें सामने अनिका वो अपने सामने वहां पर अनिका को देखती हैं, और अब वो अनिका से कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई बेटा? अंजलि मामी के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि आप भी कुछ
कुछ ज़्यादा मत सोचिए अभी, आप पूरी तरह से ठीक हैं। आप यहाँ पर हम सब लोगों के पास ही हैं। आप अभी आराम कीजिए, आपके लिए वही ज़रूरी है। अपने दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। अनिका की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है कि वो लोग मुझे आयशा मारवा समझकर ले गए थे और वो मुझे किंग के बारे में पूछ रहे थे। अंजलि मामी को यहाँ पर अनिका ने चुप रहने के लिए कहा था और आराम करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के लिए ये बात सबसे जरूरी थी, क्योंकि ये बात आयशा मारवा से जुड़ी हुई थी। इसलिए अपने होश में आते ही जब उसे जैसे ही अपने सामने अनिका दिखाई देती है तो वो अब अनिका को सीधे ही वो इन्फॉर्मेशन देती है जो वो वहाँ पर वो लोग उसे आयशा मारवा समझकर निकलवाना चाहते थे। इसलिए अब अंजलि मामी सारी ही बातें अब अनिका को बता देती है। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनकर तो मानो वहाँ पर खड़े सभी को ही एक शौक सा लग गया था, क्योंकि अब तक जब अनिका ने रोहित को कहा था कि उन्हें होश आ रहा है, तो अब वो चारों ही यहाँ पर उस अंजलि मल्होत्रा के वार्ड में आ गए थे। जब वो चारों यहाँ पर वार्ड में आ रहे थे तभी उन्होंने यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा और अनिका के दोनों की ही बातें सुन ली थी। लेकिन जैसे ही रोहित, आयशा मारवा, सावित्री और बड़ी रानी ने यह बात सुनी तो उनके तो वहीं पर उन्हें खड़े खड़े एक 440 वोट का शौक लगा, क्योंकि वहां पर अंजलि और आयशा को छोड़कर सभी को ही पता था कि आखिर किंग कौन है। अंजलि की बात को सुनकर तो अब आयशा मारवा अपना बैलेंस ही खो देती है, क्योंकि वो तो अब सपने में भी नहीं सोचती। वो अब बस अंजलि को देखकर अब यही अंदर सोचने लगती है कि ये अगर वो यहाँ पर आयशा मारवा का अगर किडनैप करने वाले थे तो सच में क्या वो जैसा हाल आज अंजलि मल्होत्रा का हो रखा है तो क्या वो हाल ऐसा फिर से मेरा करना चाहते थे। यही सोचकर अब उसका सिर चकराने लग गया था और वो अब अपना बैलेंस खो देती है। और अब वो जैसे ही पीछे गिरने को हुई तो तभी एकदम से रोहित ने जब अपना ये बात सुनकर अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उसकी माँ अब अपना बैलेंस खोती जा रही है। इसलिए अब रोहित भागकर अब अपनी माँ को पकड़ता है और उसे सहारा देता है। रोहित का सहारा मिलने के बाद अब आयशा मारवा फिर से थोड़ी सी वार्ड की तरफ आगे बढ़ने लगती है। अब आयशा के पीछे यहाँ पर सावित्री और बड़ी रानी दोनों भी वहीं पर ही उसके पीछे पीछे थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोहित अब फिर से अनिका से कहता है, तुम अंजलि मामी का ख्याल रखो, मैं अभी के अभी आता हूँ। क्योंकि रोहित ने भी ये बात तो सुन ली थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि अब रोहित को भी ये पता चल गया था कि आखिर यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा का किडनैप हुआ क्यों था और उसकी माँ का भी क्यों हुआ था। ये कहते हुए ही रोहित अब बड़ी जल्दी से अपनी माँ के पीछे भागने लगता है। यहाँ अनिका अंजलि मामी से कहती है कि आप आराम कीजिए, क्योंकि आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। आप अभी इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, हम सब देख लेंगे, लेकिन अभी आपकी सेहत सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको अभी होश आया है और मैं नहीं चाहती कि अभी आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जिससे कि मुझे फिर से आपको होश में लाना पड़े। अनिका ये बात बड़े ही थोड़े से मजाकिया अंदाज में कह देती है ताकि अंजलि मामी खुद को लेकर किसी भी तरह की टेंशन ना ले। ये कहकर अब अनिका ये सब कहकर अब अंजलि मामी के हाथ पर अपना हाथ रखती है, जिससे अब अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये कहने के बाद अब अनिका भी आयशा के पीछे जाने लगती है, क्योंकि आयशा ने जब ये सुना था तो वो बेसमेंट से जल्दी से निकल गई थी। अब तक आयशा मारवा भागती हुई अब अपने कमरे में ही पहुंच जाती है, क्योंकि वो तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसके दुश्मन अब फिर से उसका वैसा ही हाल करना चाहते हैं जो उन्होंने सालों पहले किया था। अंजलि मामी की बस एक इस स्टेटमेंट से ही आयशा अब इतनी घबरा गई थी कि उससे अब वहां पर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। हालांकि एक पल के लिए तो रोहित ने उसे संभाल लिया था, लेकिन जैसे ही रोहित अब अंजलि मामी की तरफ आगे बढ़ा था तभी आयशा मारवा वहां से भाग निकली थी। और आयशा मारवा हड़बड़ी में जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे को खोलती है और वो अब अपने कमरे के अंदर जाकर अब उसे अंदर से बंद कर देती है। अब वो उस दरवाजे को अंदर से बंद करने ही जा रही थी कि तभी वहां पर एकदम से रोहित आ गया था, क्योंकि रोहित ने वहां पर अपनी माँ को ऐसे भागते हुए देखा, तो इसलिए रोहित भी बिना कुछ सोचे वहां से ही चुपचाप वहां से अब अनिका को उन्हें संभालने की कहकर अब वहां से जल्दी से भाग आया था, क्योंकि अब उसे इस साल में अपनी माँ को संभालना था, क्योंकि रोहित को आज
आज तक अपनी माँ की हर एक कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था कि उसकी माँ ने अपनी लाइफ में पता नहीं क्या से क्या झेला था। इसलिए रोहित अब एक और पल अपनी माँ को उस सदमे में नहीं जाते हुए देखना चाहता था। इसलिए रोहित अपनी माँ को संभालने के लिए उससे पीछे ही आया था। अब जैसे ही यहाँ पर आयशा मारवा अब दरवाजे को बंद करने ही वाली थी, तभी रोहित ने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। उसने दरवाजे को वहीं पर रोका और वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप अभी शांत हो जाइए। रोहित को वहां पर देखकर अब आयशा मारवा अपने दरवाजे को छोड़ देती है और वो कमरे की तरफ अंदर की तरफ बढ़ जाती है। अब रोहित भी जब अपनी माँ की ऐसी हालत देखता है तो अब वो उसके कमरे के अंदर आता है और अब वो उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, माँ प्लीज आप शांत हो जाइए। ये कहते हुए अब रोहित भी अब अपनी माँ को संभालता है और वो अपनी माँ को संभाल ही रहा था। यहाँ आयशा मारवा बस अभी भी यही कह रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। उन लोगों को वो लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं, क्यों वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। सालों पहले भी उन लोगों शायद वही लोग थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था। क्योंकि ये मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो आज यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की हालत है, वैसी सा हालत कुछ सालों पहले मेरी भी थी। और मैं इसीलिए विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय मेरी भी ये हालत की हुई थी। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब खुद को ही छुपाते हुए कहती है कि मैं अब कभी भी इस रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। अगर मैं यहाँ पर इस रूम से बाहर निकली तो वो लोग पता नहीं मेरा क्या ही हाल करेंगे। अरे मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से पेरिस में हूँ। मुझे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब से मैंने कभी पेरिस की तरफ मुँह करके भी नहीं सोई थी। और लेकिन देखो फिर से मेरी किस्मत मुझे कहाँ पर लेकर आ गई है। आयशा मारवा को अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो इधर उधर भागने में लगी हुई है। आयशा मारवा ने अब वहां पर आयशा अपने आप को अब छुपाने के लिए कि वो अब इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, वो इधर उधर अब दौड़ लगाने लगती है। आयशा मारवा अपने आप को छुपाने में इतनी व्यस्त हो गई थी, इतनी हड़बड़ा गई थी कि वहां पर साइड में ही टेबल पर रखा हुआ पानी का जग पर एकदम से उनका हाथ लग जाता है और वो हाथ लगने से वो कांच का जग अब एकदम से नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रोहित ऐसे अपनी माँ की हालत को देखकर अब बहुत ही परेशान हो रहा था। हालांकि रोहित अपनी माँ को समझाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था कि तुम पैनिक मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं अब की बार आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं आपको अच्छे से संभाल लूंगा। कोई किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी माँ को एक खरोच तक पहुंचा सके, आप चिंता मत करो। रोहित ने बहुत बार ही ये बोलने की भी कोशिश की और उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आयशा मारवा पर तो रोहित की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। आयशा मारवा बस हड़बड़ाए ही जा रही थी। एक तरफ कमरे में जहाँ पर कांच के टुकड़े ही टुकड़े हो रखे थे और एक तरफ यहाँ पर आयशा मारवा खुद को अब बचाने की कोशिश कर रही थी, जैसे अभी के अभी वे लोग इसी को ही पकड़ने के लिए आ रहे हो। रोहित से अब अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। रोहित अब समझ गया था कि शायद अब उनकी माँ फिर से उसी अटैक पर हैं। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं जो अभी उन्हें अंजलि मल्होत्रा के मुंह से पता चली है। इसलिए रोहित अब अपना फोन निकालता है और वो हड़बड़ाते हुए अब अनिका को कॉल कर देता है। अनिका जो यहाँ पर अभी अंजलि मामी को ही देख रही थी, तभी अब अनिका का जब फोन रिंग होता है तो अनिका जल्दी से अब रोहित के नंबर को देखकर अपना फोन उठाती है और वो कहती है, हाँ मिस्टर मारवा कहिए क्या हुआ, माँ तो ठीक है ना। क्योंकि अनिका ने भी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो देख लिया था कि कैसे आयशा मारवा यहाँ बेसमेंट से भाग कर गई थी। इसलिए अब अनिका सीधे ही आयशा मारवा की पूछती है। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, माँ बहुत ही पैनिक कर रही है, उन्हें अभी शांत करना बहुत ही जरूरी है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप घबराइए मत, मैं बस अभी यहाँ से निकलकर वहीं पर ही आ रही हूँ। तब तक बस जब तक मैं वहाँ पर आती हूँ तब तक ही आप माँ को संभालिए, कहीं वो अपने आप को हड़बड़ी में कोई चोट ना पहुँचा दे। इतना कहने के बाद अब अनिका अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब वो एक इंजेक्शन में दवाई भरती है और उसे अपनी पॉकेट में बड़ी ही सेफली डालकर अब वो जल्दी से बेसमेंट से निकल जाती है। थोड़ी ही देर के बाद अब अनिका वहां पर आयशा मारवा के कमरे में मौजूद थी। अब उसके पास वही इंजेक्शन था, क्योंकि शायद अभी इंजेक्शन के जरिए ही अनिका शायद उन्हें अब शांत करवा सकती थी। अब तक अनिका भी आयशा मारवा के कमरे में आ जाती है। जब अनिका आयशा मारवा के कमरे में आती है तो वो वहाँ की हालत को देख
देखकर वो एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये तो पता था कि शायद अब माँ ठीक नहीं है, लेकिन वो इतना पैनिक करेगी ये उसने भी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए जब अनिका की नज़र वहां पर कांच के शीशों पर पड़ती है तो अब उसे आभास हो जाता है कि वो इतना पैनिक कर चुकी थी कि अभी आयशा मारवा अपने पैर उन शीशों पर ही रखने वाली थी। तभी अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा बचाइए माँ को, और हाँ प्लीज थोड़ा ध्यान से पकड़ना, क्योंकि मैं अब वो ऐसे तो शांत नहीं होने वाली है, मुझे अब उन्हें ये इंजेक्शन ही देना होगा। अनिका अब अपनी पॉकेट से उस इंजेक्शन को निकालती है और अब उसके आगे उसे एक सुई लगाती है उसके आगे, और अब वो रोहित को कहती है कि अब आप जल्दी से माँ को थोड़ा सा ध्यान से पकड़ कर रखना। इधर अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी जल्दी से आयशा मारवा की तरफ बढ़ता है और अब वो उसे भागती हुई को बड़े ही ध्यान से पकड़ता है, क्योंकि रोहित भी अब जानता था कि अगर उसकी माँ एक पल के लिए भी हिली तो शायद हो सकता है कि ये इंजेक्शन उन्हें कहीं भी लग जाए, उन्हें कहीं भी चोट लग जाए। इसलिए रोहित अब बड़े ही ध्यान से अपनी माँ को पकड़कर रखता है। हालांकि आयशा मारवा बहुत ही पैनिक कर रही थी, लेकिन एक रोहित की ताकत के आगे अब वो बस उसके हाथों में ही छटपटा रही थी अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि रोहित को भी इस तरह से अपनी माँ को पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ के ऊपर नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए रोहित ने अब बड़े ही ध्यान से अपनी माँ को एक दबोच रखा था, जैसे एक बड़ा इंसान किसी छोटे से बच्चे को दबोच लेता है जब उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। अब रोहित को इस तरह से अपनी माँ को पकड़ता हुआ देखकर अब अनिका भी जल्दी से उसके हाथों में जो इंजेक्शन था उसको लेकर अब उनकी तरफ बढ़ती है, और अब वो बड़े ही ध्यान से उस इंजेक्शन को आयशा मारवा के हाथ पर इंजेक्ट कर देती है। उस इंजेक्शन के इंजेक्ट होने के बाद अब आयशा मारवा जैसे ही उस इंजेक्शन का असर उसकी बॉडी पर होना शुरू हुआ तो आयशा मारवा अब धीरे धीरे एकदम से ही शांत होने लग जाती है, और फिर अब रोहित उन्हें उनके बेड पर रोहित उन्हें थोड़ा सा आराम से पकड़ता है। रोहित भी अब अपने हाथों की ताकत को थोड़ा सा कम कर देता है, और अब जब उन्हें लगता है कि अब वो पूरी तरह से शांत हो गई है तो अब वो उन्हें उठाकर उनके बेड पर लिटा देता है। अनिका ने जब रोहित के हाथ में देखा तो उसके हाथ से अभी भी अब रोहित के हाथ से खून निकल रहा था, और रोहित का पूरा हाथ ही अब खून से लाल हो चुका था। उस खून को देखकर अब अनिका एकदम से ही चौंक जाती है कि अनिका ने कहा कि रोहित एक बार इधर आओ, क्योंकि अभी तक रोहित का उसके हाथ पर लगे हुए उस खून पर ध्यान ही नहीं गया था। इसलिए अनिका रोहित को अपने पास बुलाती है। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित भी कहता है, इट्स ओके अनिका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि रोहित समझ जाता है कि अनिका क्यों ऐसा कह रही है। अनिका मैं ठीक हूँ। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, तुम यहाँ बैठो। ये कहते हुए ही अब अनिका ड्रॉर से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, और फिर अब वो रोहित के हाथ को लेकर कहती है, ये तो गहरा तो नहीं लगाना, क्योंकि रोहित के हाथ पर यहाँ पर जब वो अपनी माँ को पकड़ रहा था तो तभी वहां पर क्योंकि कुछ कांच वहां पर गिरे हुए थे, और कब रोहित के हाथ में वो कांच लग गया उसे पता ही नहीं चला। अब ये कहते हुए ही अनिका रोहित के जख्मों को साफ करने लगती है, और फिर वो उसे ड्रेसिंग करने लगती है। अनिका रोहित से कहती है, माँ कुछ घंटे अभी सोई रहेगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं सर्वेंट से कहती हूँ कि यहाँ पर आकर वो ये सब साफ कर दे। अनिका की बात को सुनकर रोहित उसे कसकर गले लगाकर कहता है, थैंक यू अनिका, थैंक यू। अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं आज क्या होता। अनिका जानती थी कि इस वक्त रोहित पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि रोहित अपनी माँ की ऐसी हालत कभी भी नहीं देख सकता था। अनिका ये भी जानती थी कि आयशा मारवा ने और रोहित ने पता नहीं कि अपने पास्ट में क्या से क्या देखा हुआ था। इसीलिए अब रोहित ने जब उन्हीं चीजों को फिर से अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर इमेजिन किया होगा तो उसके ऊपर क्या ही बीत रही होगी। और आयशा मारवा आयशा मारवा को देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता। अनिका रोहित से को ऐसे ही हक करते हुए कहती है, संभालिए मिस्टर मारवा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए अनिका रोहित को कुछ देर तक अपने गले से ही ऐसे ही लगाई रहती है, जब तक अनिका को महसूस नहीं होता कि रोहित अब शांत है।
थोड़ी देर के बाद जब रोहित अनिका से अलग होता है तो वो अब यही कहता है, तुम्हें इस वक्त अंजलि मामी के पास होना चाहिए, मैं यहाँ माँ के साथ हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि मैं बिल्कुल अभी सही जगह हूँ। अंजलि मामी के पास वहाँ पर एनी है, वो बिल्कुल ठीक है, एनी उन्हें संभाल लेगी। अगर कुछ ज़रूरी होगा तो एनी मुझे फ़ोन करके मुझे बता देगी, वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी। ये कहते हुए ही अनिका अब कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक सर्वेंट वहाँ पर आ जाता है और अब वो जब दरवाजे के बाहर आता है तो अब वो वहाँ पर अंदर आने की परमिशन मांगता है। उस सर्वेंट को की आवाज़ को सुनकर अब अनिका कहती है कि हाँ आइए, अंदर आइए। और अब वो सर्वेंट जब अंदर आता है तो वो अनिका से कहता है, मैडम क्या आपने मुझे बुलाया था? सर्वेंट की बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो सर्वेंट से कहती है, हाँ ये सब यहाँ से साफ कर दीजिए। ये कहते हुए ही अब अनिका रूम के बाहर जाने लगती है तो वो देखती है कि बाहर सिर्फ बड़ी रानी और सावित्री ही नहीं बल्कि वहाँ पर उसकी पूरी ही फैमिली अब तक यहाँ पर आ गई थी, लेकिन अभी तक किसी की भी हिम्मत अंदर आने की नहीं हो रही थी। सभी बस दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए यहाँ पर क्या हुआ वो सब देख रहे थे। सबको वहां पर देखकर अब अनिका एक पल तो सबके चेहरे को देख रही थी, लेकिन जैसे ही अनिका उनके थोड़ी सी पास गई तभी करण गुलेरिया अनिका से कहता है, क्या हुआ है बेटा? आयशा मारवा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? अपने पापा की बात को सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है हाँ वो पूरी तरह से ठीक है। अनिका कहती है कि गुड न्यूज़ देनी थी आप सभी को। ये कहते हुए ही अब अनिका सभी की तरफ देखते हुए कहती है कि अंजलि मामी को होश आ गया है, क्योंकि जब अनिका ने इन सब के चेहरों को देखा तो उनके चेहरों पर फिर से वही परेशानी आ गई थी जो वहां पर जब अंजलि मल्होत्रा के साथ इतना सब कुछ हुआ था, वो वैसी ही परेशानी। लेकिन अब इन सब के चेहरों की परेशानी को देखकर अब अनिका उनकी इस परेशानी को दूर करते हुए यहाँ पर अंजलि मामी की खुशखबरी उन्हें सुना देती है, ताकि वो अभी जो आयशा मारवा के साथ यहाँ पर हुआ उस इंसिडेंट को देखकर इतना उदास ना हो, क्योंकि वो सब आयशा मारवा की ऐसी हालत देखकर घबरा गए थे। अब जैसे ही अनिका ने यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के बारे में खुशखबरी दी तभी उसकी बात को सुनकर अब वहाँ पर सभी के चेहरे पर ही अचानक से एक स्माइल आ गई थी, जो चेहरे अभी कुछ पल के लिए पीले पड़े हुए थे। आकाश गुलेरिया अब अनिका से पूछता है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ अनिका? आकाश गुलेरिया के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि हाँ आप सभी उनसे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि वो ज्यादा किसी से बात ना करे और उनके पास ज्यादा भीड़ भी ना हो। अनिका की बात को सुनकर अब आकाश में हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो सभी अब आयशा मारवा के रूम के बाहर से चले जाते हैं। आर्यन अब वहां पर जो अभी भी वहीं पर ही मौजूद था वो अब अनिका से पूछता है कि दादी माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है क्या मॉम? आर्यन की सवाल पर अब अनिका कहती है, हाँ आर्यन अब तुम अब टेंशन मत लो, क्योंकि दादी माँ अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी, वो अभी अंडर कंट्रोल है। यहाँ अब तक अनिका ने ये सोच ही लिया था कि वो अपनी माँ से सच पता जरूर लगाएगी, क्योंकि अनिका को पता था कि उसकी माँ अभी भी उनके कमरे में ही है। यही सब एकदम से उसके दिमाग में आते ही यही सोचते हुए ही अब अनिका जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसकी माँ अभी तक उसके कमरे में थी और अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी माँ को वहाँ देखे, इसलिए अनिका को अब वहाँ पर भी तो संभालना था और उसे अपने कुछ सवालों का जवाब भी लेना था। अनिका जब फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है तो वो अपने रूम के दरवाजे को नॉक करती है और फिर वो इधर उधर अच्छी तरह से चेक कर लेती है कि कोई उसके कमरे के आसपास तो नहीं है। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि दरवाजा खुल गया है। तब अनिका बड़े ही ध्यान से अब धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और वो अब जल्दी से अंदर आ जाती है ताकि उसे वहां पर कोई भी ना देख पाए। अब वो अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। अनिका रूम में आने के बाद अब अपनी माँ को देखती है तो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अभी एक गहरी ही सोच में बैठी हुई थी। अपनी माँ को इतनी सोच में बैठा हुआ देखकर अब अनिका अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है और अब उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहती है, क्या हुआ माँ, क्या सोच रही है आप, क्या कुछ हुआ है क्या? अनिका की बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि क्या रोहित जानता है अनिका के प्रिंसेस लतिका की माँ कौन है? अपनी माँ के इस सवाल पर अब अनिका हैरानी से उन्हें देखती है, क्योंकि ये बात तो खुद अनिका को भी नहीं पता था। और फिर वो अब अपने मन में ही कुछ सोचते हुए कहती है,
मुझे नहीं लगता कि उसे पता होगा, क्योंकि इसके बारे में तो अनिका ने भी रोहित से नहीं पूछा था, और अगर शायद रोहित को पता होता तो वो अनिका को बता देता कि उसकी माँ कौन थी, क्योंकि रोहित ने तो कुछ समय पहले अनिका से बस यही पूछा था कि वो जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो क्या वहाँ पर कोई एक और लड़की की डिलीवरी हुई थी क्या। अनिका भी यही सोचती है। अनिका ने अब तक अपनी माँ को उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था कि रोहित जानता है कि उसकी माँ कौन है, क्योंकि अनिका अभी भी अपनी सोच में ही थी कि जब उसकी लास्ट टाइम रोहित से क्या क्या बात हुई थी। अनिका को इस तरह से इतनी सोच में देखकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब अनिका से कहती है कि क्या हुआ है अनिका, क्या तुम्हें रोहित पर तो कोई शक नहीं है ना कि कहीं वो तो कहीं प्रिंसेस लतिका के पापा तो नहीं हैं। अपनी माँ के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, नहीं माँ, रोहित प्रिंसेस लतिका के पापा नहीं हैं, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका कहती है कि आप खुद ही सोचिए ना माँ, जब आर्यन रोहित को मिला था तो क्या वो जानता था कि मैं आर्यन की माँ हूँ? नहीं ना। ये कहते हुए ही अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इसके बाद भी रोहित ने आर्यन की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, वो हर हाल में एक क्वालिफाइड फादर है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर भी एक स्माइल भी आ जाती है और एक प्राउड भी कि वो अपने पति पर सच में कितना विश्वास करती है। स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है कि रोहित को कहना कि वो प्रिंसेस लतिका को लेकर ज्यादा मत सोचे। प्रिंसेस लतिका सिर्फ मारवा परिवार की ही नहीं बल्कि गुलेरिया परिवार की भी बेटी है। जो हक उसकी माँ को गुलेरिया परिवार में कभी भी नहीं मिला, यहाँ तक कि खुद करण ने भी खुद को उस मैटर में इंटरफेयर करना सही नहीं समझा था। अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब अनिका हैरान जरूर होती है कि आखिर लतिका गुलेरिया परिवार की बेटी कैसे हुई। अनिका भी यही सोचती है। अब अनिका कहती है कि माँ, क्या प्रिंसेस लतिका दमयंती की बेटी लच्छो की बेटी है? क्योंकि अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने उसे ये इशारा दिया कि वो गुलेरिया परिवार की बेटी है, तब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि आखिर वो गुलेरिया परिवार की भी बेटी कैसे हो सकती है। तब वो अपने दिमाग को बड़े ही अच्छी तरह से दौड़ाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब उसके दिमाग की सुई वहीं पर ही जाके लच्छो के ऊपर अब अटक जाती है। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो बस एक स्माइल करते हुए कहती है कि हर लड़की अनिका और आलिशा नहीं होती, जो दुनिया की परवाह किए बिना अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश में लगा देती हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ये क्वालिटी शायद हम दोनों में हमारी माँ से ही आई है, क्योंकि मेरी भी परवरिश मेरी माँ से आई है, और अगर देखा जाए तो प्रिंसेस यहाँ पर रानी आलिशा की परवरिश भी शायद उसकी माँ से ही आई हो। इसीलिए शायद हम दोनों ही अपने बच्चों के बारे में इतना सोचती हैं कि आपकी ही तरह बड़ी रानी ने भी आलिशा को बहुत ही अच्छे से संस्कार दिए हैं, वो हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं, बस एक कमी हुई है उसके अंदर। ये कहते हुए ही अब अनिका एकदम से खामोश हो जाती है, वो अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है। अपनी बेटी की खामोशी को स्वाति अब अच्छी तरह से समझ रही थी। स्वाति मल्होत्रा अब अनिका की नाक को खींचते हुए कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम और आलिशा कजिन नहीं हो, वरना इस वक्त तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों कजिन हो और दोनों को एक ही चॉकलेट पसंद है, और तुम अपनी माँ को कंप्लेंट करने आई हो कि उसे कह दो कि वो मेरी चॉकलेट पर अपनी नजर न डाले। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? आलिशा मेरी बहन हो सकती है किस एंगल से? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति कहती है, क्या तुम्हें कभी नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी आंखें और नाक और आलिशा की आंखें और नाक बिल्कुल एक जैसी हैं? स्वाति ने यह बात भले ही अनिका को ऐसे ही कही थी, लेकिन स्वाति मल्होत्रा की इस बात ने तो अब अनिका को सोचने पर मजबूर ही कर दिया था कि आखिर कवि आलिशा जिसकी परवरिश ही पेरिस में हुई है, भला वो उसकी बहन कैसे हो सकती है? लेकिन स्वाति मल्होत्रा की इस बात ने अभी उसके दिमाग को सोचने पर मजबूर किया कि क्या सच में ये पॉसिबल हो सकता है? कहीं कवि आलिशा ही अंजलि मामी की खोई हुई बेटी तो नहीं है? क्योंकि अनिका ये बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि अंजलि मल्होत्रा ने उस दिन 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटे को और एक बेटी को, जिसकी बेटी के बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। अब अनिका के दिमाग की सुई वहां पर ही जाकर अटक जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वो मेरी बहन है, अगर हम
हम दोनों की कुछ बातें सेम है तो हो ना हो कहीं वो वही तो अंजलि मामी की बेटी नहीं है। एक पल के लिए तो अब अनिका के मन में आया कि क्या उसे एक बार कविन आलिशा का डीएनए टेस्ट और अंजलि मामी के साथ डीएनए टेस्ट के साथ मैच करना चाहिए। कुछ देर की ही सोच के बाद अब अपनी सोच को अपने दिमाग से हटाते हुए अब अनिका अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आपने सुबह मुझसे कहा था कि रोहित आपकी पसंद था, तो क्या रोहित को मेरे बच्चों का पिता आपने चुना था? अपनी बेटी के इस सवाल पर अब स्वाति मुस्कुराते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें या तो तुम्हारी प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ कोई सच बता सकती हूँ या फिर राजमहल के साथ रोहित का क्या रिश्ता है मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ। अब अनिका मर्जी तुम्हारी है कि इस वक्त तुम्हें कौन सा सच जानना है। वैसे इससे पहले कि तुम कोई डिसीजन लो मैं तुम्हें बता दूं कि रोहित मेरी पसंद जरूर रहा है और मैं चाहती भी थी तुम्हारा लाइफ पार्टनर रोहित ही बने, लेकिन एक सच ये भी है कि किंग तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सच भी मैं अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैंने रोहित का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर तुम्हारी शादी का अरेंजमेंट डोगरा परिवार के साथ कर दिया था कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द डोगरा परिवार के बेटे के साथ होगी, क्योंकि मैं इस बात को नहीं नकार सकती। भले ही रोहित बचपन से, जब रोहित छोटा सा था तब से ही रोहित मेरी पसंद था, लेकिन मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि जिस तरह से मेरे और किंग के रिलेशन हो गए थे उस तरह से तो किंग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी शादी कभी भी रोहित मारवा से हो। इसलिए मैंने उस प्लान को ही पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं नकार सकती कि वो मेरी पसंद नहीं था, क्योंकि रोहित मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद था। इसलिए उस बात को नकारते हुए ही मैंने ही तुम्हारी शादी डोगरा परिवार से फिक्स कर दी थी तुम्हारे जन्म के कुछ समय के बाद ही। इसीलिए ही डोगरा परिवार हमेशा इसलिए ही उस समझौते के अनुसार ही तुम्हारी शादी कुणाल के साथ फिक्स करा दी गई थी, क्योंकि मैं बस इतना चाहती थी कि तुम 20 साल की होने से पहले ही एक बच्चे को जन्म दो और जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी बचाई जा सके, क्योंकि उस समय तुम्हारे लिए यही जरूरी था। बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की कही हुई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जब स्वाति मल्होत्रा ने अपनी बात को अच्छे से रखा, तब अपनी माँ की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, अगर यही बात थी माँ तो फिर आपने मेरी शादी होने का वेट क्यों नहीं किया? आपने मेरी शादी से पहले ही मेरी प्रेगनेंसी को कैसे होने दिया?